देखिए, मेवात में तो नफ़रत का कोई बुनियाद और ग्राउंड है नहीं, और नफ़रत हुई है तो इसके पीछे भी कोई जो है रीजनिंग नहीं है। मतलब कोई ऐसा पहले से होता रहा हो जहाँ कोई ऐसी घेटो पॉपुलेशन हो, छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट होते रहे हों, तो एक बात बनती है कि भाई देखिए यहाँ पर पहले से टेंशन थी, इसलिए यह जो है नफ़रत आज एक्सप्लोड कर गई, फट गई। लोग अंदर, उनके अंदर जो है नफ़रत पहले से भरी हुई थी, तिल तिल करके हो रहा। लेकिन मेवात में तो ऐसा कुछ था नहीं, तो यह जो अचानक से जो हुआ है, ये अचानक से किया गया है। कोई चीज़, मेवात की घटना एकदम अलग है। वो इसलिए इसे अलग है क्योंकि अगर वहाँ पर पहले से छोटे छोटे टेंशन हो रहे थे, तो फिर अचानक से कोई निकल का आता कि भाई यहाँ पहले से विवाद है या विवाद वाला इलाका है, तो अचानक से वहाँ होना मतलब अचानक से लोग गए हैं और वहाँ जा कर के दंगा किए हैं। और वहाँ के लोकल बता रहे हैं कि पता नहीं कहाँ से लोग आए थे, ट्रक में जो लोग गए हैं वो दंगा किए हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, दंगा एक्सपर्ट लोग हैं ना। भारत के अंदर एक तंजीम है, एक संस्था है जो लोगों को दंगा कैसे किया जाता है वो उसके लिए बाकायदे ट्रेनिंग देती है। तलवारें, मतलब आम घरों में तो तलवारें नहीं होती हैं, हम तो कोई खट्टा तलवार नहीं रखते हैं। कोई भी आम नागरिक जो शहरी है वो खट्टा तलवार तो नहीं रखता उसके घरों में कि वो अपने बच्चों को तालीम दे रहा है, अच्छे विश्वविद्यालयों में भेज रहा है, ऐसे स्कूलों में भेज रहा है, वो तलवार हाथ में थोड़ी देकर कहीं समाज में भेज रहा है। तो ये अचानक से कट्टे कहाँ से आ गए उनके हाथों में, अचानक से तलवार कहाँ से आ जा रहे हैं। तो ये वहाँ पर प्लांट किया गया है और बाकायदे प्रशासन की मर्जी से हुआ है। प्रशासन चाहे तो वहाँ कुछ भी नहीं हो सकता है। और कहाँ हुआ है, मेवात के एकदम किनारे में हट करके, मंदिर क्या अलग है, जो पूरा मंदिर है मेवात वाला वो आप गांव से अलग हट करके है। छोटा पाकिस्तान हो गया, प्रशासन भी डर रहा है वहाँ पर जाने से। प्रशासन नहीं डरा, प्रशासन की मौजूदगी में कहीं प्रशासन की सरपरस्ती में हो रहा है। वो जो मोनू मानेसर है या बजरंगी है, जितने भी दंगाई बलवाई आतंकी हैं, ये जो घूम रहे हैं खुलेआम, पुलिस नहीं पकड़ सकती, 2 मिनट पकड़ सकती है। किसके संरक्षण से घूम रहे हैं? तो जो पथराव कर रहे हैं वो नहीं है बलवाई दंगाई? नहीं, पथराव कहाँ से हो रहा है? सवाल यह है कि जब आप पहाड़ी पर बैठ करके उन्होंने घेरा है यात्रा को, ऐसे आरोप लग रहे हैं। देखिए, आरोप तो बहुत कुछ है। आप पुलिस चाहे, प्रशासन चाहे तो कौन पथराव कर रहा है इसकी भी लिस्टिंग हो सकती है, कौन गया है वहाँ दंगा करने इसकी भी लिस्टिंग हो सकती है। लेकिन प्रशासन वहाँ एक्टिव नहीं है, ये फेलियर प्रशासन का है और कुछ नहीं है। दूसरा, जहाँ तक कमेटी का मामला है, वसी मेवात के अंदर कांवड़ियों को संरक्षण दिया गया, उनकी यात्रा को रुकाया गया, उनके इंतजामात किए गए, रहने खाने सोने का इंतजामात, ये भी एक पहलू है। तो यह कहना कि अचानक से लोग जो है दंगाई हो जाते हैं, ऐसा तो अचानक से कोई थोड़ी हो जाता है। कोई किसी के अंदर झटका थोड़ी आता है कि अब मैं अचानक से दंगाई हो गया। अभी तक मैं एकदम शांति प्रिय था और शांति का दूत था और अचानक से मेरे अंदर दंगा की आत्मा, ऐसा कुछ होता नहीं है। अब धर्म की रक्षा के लिए तो फिर लोगों को आगे आना पड़ेगा ना, जब उन पर पथराव होगा। अब ये जो लोग, जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं, वो खुद वीडियो के माध्यम से कह रहे हैं कि आज देखिए, ये वीडियो इतना जो उनका जो कानून का डर उनके अंदर नहीं है, इसीलिए तो जो सोशल मीडिया पर आकर के इस तरह का नफ़रत वाले बयान दे रहे हैं, इस तरह का इंसाइट कर रहे हैं, वो उकसा रहे हैं लोग जो है उस पर। और उकसाने में सोशल मीडिया पे तो सारा बेसिकली मामला सोशल मीडिया पर चल रहा था। फिर तेरे जीजा आ रहे हैं तो कह रहे ये आ रहे हैं तो तेरे आके रोक लो, ये कौन सी लैंग्वेज है? और किसने शुरू किया? ये मेवात के आम शहरी तो नहीं शुरू किए हैं। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिस पर अगर संज्ञान लिया जाए तो सब पकड़े जा सकते हैं, शांति भी बहाल हो सकती है। लेकिन शांति बहाल करना सरकार के, बीजेपी के पक्ष में नहीं है, इसलिए ये दंगा कराए जा रहे हैं। शांति बहाल होगा तो फिर जो है लोगों के अंदर किस तरीके से नफ़रत बोई जाएगी, फिर कैसे? बेसिकली जो पूरा टारगेट था, जो वहाँ का स्थानीय जो जाट समुदाय है, जो गुजर समुदाय है, जो यादव समुदाय है, उनके अंदर जो है उनको उभारने का, उनको जो है मोबिलाइज़ करने का पूरा प्रयास था। लेकिन उस कमेटियों ने दंगाइयों के मंसूबे को समझ करके अपने आप को कोई समर्थन नहीं दिया और उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों को तालीम की ज़रूरत है, उनको एजुकेशन की ज़रूरत है, उनको एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है, उनको दंगा की ज़रूरत नहीं है। और हम तुम्हारे लिए सत्ता तुम भोग रहे हो और दंगा हम करने जाएं। तो ये साफ साफ जब उन्होंने मैसेज दिया तो इनका ये प्लान जो है पूरा फेल हो गया। इसीलिए और ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं कि तो यादव ही है। हाँ, यादव है तो यादव, उसको कौन सा यादव जा करके उसका समर्थन करने जा रहा है? ऐसे कितने यादव हैं जो दंगाई हैं, ऐसे कितने यादव हैं जो दंगाई हैं, भाजपा में हैं, भाजपा के संरक्षण में पल पोस रहे हैं।
उनके खिलाफ कौन जो समाज जा रहा है उसको? बजरंग दल जो है, बजरंग दल मोनू मानेश्वर के नाम के पीछे का सरनेम को बड़े बड़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। अब तो देखो, इसके पीछे क्या कोई साजिश है? मैंने कहा ना कि ये इनका पूरा मनसा था, वहाँ के जो स्थानीय जाट गुर्जर और यादव कमेटी थी उनको दंगा में झोंकने का। लेकिन जाटों की अपनी सभाएं हुई, गुर्जरों की भी अपनी सभाएं हुई, यादवों ने कम राव इंद्रजीत का जो बयान आया आप देखिए, वो बयान उन्होंने कहा कि 70 साल तुम्हारे इलाके में नहीं हुआ। और कोई भी जो मतलब राव इंद्रजीत का जो पूरा चरित्र है वो कभी भी उसका करेक्टर दंगा वाला नहीं रहा। तो उनको लगा कि ये लोग हमारे इलाके में आकर के दंगा फसाद कर रहे हैं, हमारे इलाके में आकर के हिंसा कर रहे हैं, तो किसी भी नेता के लिए तो जो दुर्भाग्यपूर्ण है, तो उनके लिए भी ये जो है सदमापूर्ण है कि भाई अचानक से मेरे इलाके में आकर के कैसे ये लोग दंगाई बलवाई ये सब कर रहे हैं, आतंकी घटनाएं को अंजाम दे रहे हैं। यादव जी, खबरों में ये भी बताया गया था कि वहाँ की इंटेलिजेंस को पहले ही जानकारी मिल गई थी कि यहाँ पर ये सब कुछ हो सकता है। ये तो मैं कह ही रहा हूँ कि प्रशासन को पूरी सरकार का क्या ये पूरा प्रायोजित है? मैं कह रहा हूँ कि नू ही क्यों, मेवात ही क्यों, पूरे और इतना बड़ा हरियाणा है पूरे वहाँ तो नहीं कर रहे हैं। आप झज्जर में नहीं कर रहे हो, आप सोनीपत में नहीं कर रहे हो, आप रोहतक में नहीं कर रहे हो, आप उधर अम्बाला में नहीं कर रहे हो। मतलब अचानक से जो है नू कहाँ से याद आ गया आपका? और कहाँ से लोग आए थे? वो स्थानीय लोग तो नहीं थे जो कट्टे लहरा रहे थे, वो तलवारबाजी करने वाले लोग स्थानीय तो नहीं थे। फिर दूसरा चीज़ है कि अब प्रशासन जो है तुरंत कार्रवाई, बुलडोजर गिराने वाला। अब सवाल यह है कि जिसे हम लोग शुरू से प्रिंसिपली इसके खिलाफ हैं कि बुलडोजर कोई जस्टिस नहीं है, जस्टिस का पैमाना भी नहीं है। हमारे पास जो है संविधान है, कोर्ट कचहरी है, किसी भी, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कल को बीजेपी सरकार में नहीं रहेगी, कांग्रेस सरकार में आ जाएगी या कोई दूसरा दल सरकार में आ जाएगा, तो ये अगर उनके साथ होगा तो हम उनके साथ भी खड़े हैं कि किसी का घर है, किसी की लाइन पर नहीं, बल्कि कानून तहत जो दोषी पाए जाएं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। जो अगर इंक्रोचमेंट है, अगर इस तरह का जो है अनलीगल चीज़ें हैं तो लीगलिटी से काम किया जाएगा ना। सतपाल मलिक जी कह रहे हैं कि 24 के चुनाव जैसे जैसे करीब आएंगे इस तरह की हिंसाएं और भी बढ़ेंगी। वो तो राम मंदिर पर हमले का भी दावा कर रहे हैं, तो कैसे देखते हैं आप उनका जो बयान है, उनकी जो देखिए, मैं तो बीजेपी में नहीं हूँ, सतपाल मलिक जी बीजेपी में रहे हैं और अंदर खाने की बात तो अच्छी तरीके से जानते हैं। मसलन भाई उनका घरेलू मामला है तो घर के अंदर की बात ज़्यादा अच्छे से उनको पता है, या चूल्हे की आग उन्हें ज़्यादा पता है कि ये चूल्हे की आग कहाँ कहाँ फैला सकते हैं, कहाँ कहाँ ये जो है उस आग को किनके घरों में को झुलसा सकता है। तो ये उनको आहट है और वो ज़्यादा नज़दीक है, तो मतलब उनकी बातों को जो है वो अच्छे तरीके से जानते हैं। मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं कह सकता, लेकिन वो ये उनका अपना भोगा हुआ सच है तो ज़्यादा अच्छा है। मैं तो दूर का आदमी हूँ, मतलब उस विचारधारा से भी मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं तो ऐसे दंगाई बलवाइयों को पसंद ही नहीं करता हूँ जो देश में अमन और चैन बिगाड़ने का काम करते हैं। ये हमारा तो ज़रूरत है भाई, हमें बैकवर्ड कास्ट कम्युनिटी है उनके वेलफेयर की बात की जाए, जो अनएम्प्लॉयड कम्युनिटी है उनके उत्थान की बात की जाए। हमारा ओबीसी का रिजर्वेशन जो है 27% से 54% बढ़ाया जाए, 60% बढ़ाया जाए, इसकी डिमांड हम आज जंतर मंतर पर करने आए थे। और ओबीसी का अलग मिनिस्ट्री हो, उसका अलग फंड हो, ताकि अब भाई प्रधानमंत्री क्या प्रधानमंत्री आपके समाज के हैं, फिर भी आप क्या चाहिए? आप ओबीसी का बेटा है, लेकिन ओबीसी का बेटा जल्लाद बना हुआ है तो क्या करेंगे? ओबीसी के बेटा अगर जल्लाद बना है और अपने ही लोगों को जो है काट रहा है गर्दन, तो इससे कोई ओबीसी के बेटा नहीं हो जाता ना। आइडेंटिटी देखिए, एक होता है आइडेंटिटी, एक होता है टोकन आइडेंटिटी। अब बीजेपी जो है मोदी जी की आइडेंटिटी को भुना रहा है। अब मोदी जी कितने पिछड़े हैं सबको पता है। अगर पिछड़े हैं तो ये हमारे सामने ये धरना प्रदर्शन आज हम लोग कर रहे हैं, ओबीसी का अलग मिनिस्ट्री बना दें, ओबीसी का रिजर्वेशन 50 पर बढ़ा दें, 27% से जो है 54% बढ़ा दें, तब तो माने कोई जो है अलग से आप बिल भी ला सकते हो। एक चीज़ समझने वाली बात है, किसी भी अपर कास्ट ने साहब नहीं कहा, किसी भी आज तक कोई आपको प्रोटेस्ट नहीं मिलेगा कि भाई ईडब्ल्यूएस के या सवर्णों को भी रिजर्वेशन दिया जाए। हमेशा सवर्ण समाज जो है वो विरोध में ही रहा है, रिजर्वेशन के विरोध में ही रहा है। कभी उन्होंने डिमांड भी नहीं किया कि हमें रिजर्वेशन चाहिए। बिना जो मांग नहीं रहा है उसको तुम पार्लियामेंट में बिल ला करके 10% रिजर्वेशन दे रहे हो। वो उधर मरे जा रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हर दिन धरना प्रदर्शन होता है इसी जंतर मंतर पे, कितने सालों से हो रहा है। मंडल कमीशन में लिखा हुआ है कि साहब हमारा जो 52% पॉपुलेशन है 31 की जनगणना के हिसाब से,
उसके हिसाब से 52% रिजर्वेशन ओबीसी को होना चाहिए, लेकिन कोर्ट की बाध्यता के चलते हम 27% रिजर्वेशन रिकमेंड कर रहे हैं। वो बढ़ाने की मांग बैकवर्ड क्लास कब से कर रहा है, कभी नहीं कर रहे हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं कि विरोध नहीं हुआ है, सवर समाज ने विरोध नहीं किया रिजर्वेशन का? नहीं कर रहा है, हमेशा से करता रहा है। उसमें से जो प्रोग्रेसिव समाज है वो बहुत छोटा सा वो है, उसको तो लतिया के खुदे उस समाज के लोग फेंक देते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि जैसे आज EWS का कोई डिमांड नहीं था, लेकिन उसके लिए बिल आ सकता है। तो जो कम्युनिटी सदियों से मांग रहे हैं, दशकों से जो डिमांड कर रहे हैं, उनको तो आप ला सकते हो। अगर आप बैकवर्ड के बेटे हो, आप OBC के से हितैषी हैं, तो ये तो कर सकते हो। मोदी जी तो कर ही सकते हैं, कहते हैं कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, तो बैकवर्ड क्लास के तो कोई मुमकिन नहीं है, बाकी लोगों के लिए भले मुमकिन है। देखिए अभी तो जो पार्टी सत्ता में है उसके पास पूरी मशीनरी है, सेंटर की मशीनरी है, पूरा राज्य मशीनरी है, और वो लोग मशीनरी के साथ साथ उनके अंदर एक अलग स्पेशलिटी है जहर बोने की, जहर की खेती करने की, तो उनको नफ़रत की सौदागरी भी आती है, और प्लस मशीनरी तो है ही उनके पास। ऐसे में जो विपक्ष है इंडिया के रूप में अलग अलग बिखरा हुआ जो दल है, बिखरी हुई ताकतें हैं, उनको जोड़ने का एक प्रयास शुरू हुआ है, और नो डाउट यह प्रयास सराहनीय है, क्योंकि बीजेपी को अगर देखा जाए साउथ में तो है नहीं, अगर महाराष्ट्र छोड़ दिया जाए तो बाकी किसी स्टेट में इनकी नहीं है। आप राजस्थान में भी जो है नहीं है, ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को देख लिया जाए, मध्य प्रदेश को देख लिया जाए और महाराष्ट्र, 4 स्टेट में ये हैं। तो बाकी लोग अपने ताकत, अपने सामर्थ्य के हिसाब से अपने बिखरी हुई ताकतों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, बिखरे हुए वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें सपा है और RJD के लोग हैं, दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कांग्रेस भी उसमें एक बड़ी उसका रोल है, बड़ी भूमिका है, और होनी भी चाहिए, चूँकि देश की बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, तो उसकी भूमिका इस मसले पर अहम हो जाती है। कितना कुछ हो पाएगा ये अभी से नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर मजबूती से, ईमानदारी से प्रयास किया जाएगा तो भाजपा अपराजेय नहीं है, या NDA अपराजेय नहीं है, उसको हराया जा सकता है। आप अपने बिखरे हुए ताकतों को एकजुट कर लें, अपने बिखरे हुए वोट को एकजुट कर लें, साध लें, और ये कितना सफल होगा आगे का समय बताएगा, लेकिन होप तो है। लेकिन मोदी जी ने अपने आप को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया है तीसरे कार्यकाल का भी, कह रहे हैं जो काम अधूरे रह गए हैं वो तीसरे कार्यकाल में पूरे होंगे। देखिए वो तो मतलब अब दावा कर रहे हैं, तो भाई मोदी जी हैं, उनका बोलने की आदत है, और इसी के लिए तो जाने ही जाते हैं। बड़े कॉन्फिडेंट हैं वो। कॉन्फिडेंट हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनके पास पूरी मशीनरी है। अच्छा। किसी के पास मशीनरी होगी तो उसको जो है विपक्ष से अधिक कॉन्फिडेंस होता ही है, क्योंकि उसको फ़ायदा मिलता ही है। और फिर जो है मोदी जी कई और स्किल है उनके पास, तो नो डाउट भाई कोई भी नेता है दावे तो करते हैं, ये दावे तो जनता की अदालत में प्रूफ होने हैं ना। अब जनता की अदालत में 24 का इलेक्शन होगा तो जो है वहाँ तय होगा कि भाई वो तीसरा टर्म भी बनेंगे या फिर कोई दूसरा बनेगा। मतलब लोकतंत्र के अदालत में तो कभी ऐसा कुछ होता नहीं कि आप कुछ कह सकते हैं, और ये तो जनता का ही फैसला होगा अल्टीमेटली, चाहे वो कांग्रेस के पक्ष में हो या मोदी जी के पक्ष में हो, किसी के भी पक्ष में हो। भाजपा को सपोर्ट करने वाले जो दल हैं वो चुनाव को जो है हिंदू मुस्लिम का रूप देने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो कैसे आप इसे देखते हैं? कैसे देखो हिंदू मुस्लिम तो उनका इंटीग्रल पार्ट है, मतलब उनका चरित्र है, उनका वर्च्यू है, जैसे फितरत होती है ना। अब इसके अलावा इनको कुछ आता नहीं है, इसके अलावा इनको मणिपुर आप देखो जल रहा है, हरियाणा जल रहा है, देश का कोई और कोना होगा जिसको ये जला सकते हैं। और इनके पास मैंने कहा कि एक आतंकी संगठन है RSS नाम का, जो इनको जो है ट्रेनिंग देता है, तलवार कैसे चलाई जाती है, बंदूकें कैसी चलाई जाती है, हत्या। आतंकी संगठन कह रहे हैं। यस ये आतंक फैलाना ही तो आतंकी है, और क्या है। अगर तो किसी राष्ट्रवादी हैं वो लोग भैया, जो है कौवा जो है अपने आप को हंस कहे तो हंस थोड़ी हो जाता, कौवा रहेगा कौवा ही, और वो अपने फितरत से थोड़ी बाज आएगा। कौवा हंस का गीत गाए चाहे कितना, रहेगा कौवा ही। तो कौवे जो है वो लोगों के भाईचारे को तो खराब कर ही रहे हैं माहौल। बनाया जा रहा है, आपने देखा होगा मुंबई ट्रेन का, देश में रहना योगी मोदी हैं, ये तो उसी का मैनिफेस्टेशन है। मैं कह रहा हूँ कि जैसे जो चेतन सिंह ने किया,
वो तो नफ़रत का, जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये पूरा आ कहाँ रहा, नफ़रत कहाँ से आ रही है? वो नफ़रत आ रही है इनके पूरे आइडिया में, जहाँ जहाँ पहले से ही नफ़रत मौजूद है। अब पहले तो ये हत्या करते थे जय श्री राम के नाम से, अब तो योगी मोदी के नाम से नारा बदल गया। इस चीज़ की आदत भी डाल लेनी चाहिए। नहीं, आदत तो क्या है कि देखिए, ये भारत भूमि है, यहाँ पर जो है एक से बढ़कर एक जो है नफ़रती, एक से बढ़कर एक लोग आए और चले गए। शक आए, हूण आए, कुषाण आए, आर्य आए, मंगोल आए, चंगेज आए, सब आए, सब यहीं नेस्तनाबूद हो गए, ये भी नेस्तनाबूद हो जाएंगे। गोली मार दी जाती है जो योगी मोदी का विरोध करता है। तो गोली मार दी जा रही, तो जो है ऐसा थोड़ी को हमेशा बचे रहेंगे। गोली मारे, देखिए जो नफ़रत बोएगा उसको बदले में नफ़रत ही मिलेगा, उसको प्यार नहीं मिलेगा। आप जैसा देंगे वैसा ही आपको मिलेगा, वापस लौट कर आएगा, कुछ भी अलग से नहीं आएगा। और ये लोग कोई कहते हैं ना, यहीं भोग कर जाएंगे, कहीं अलग से नहीं जाएंगे, इनको सारा दंड यहीं मिलना है। मोदी जी कह रहे हैं तीसरी शक्ति बनाना है इस देश को, विश्व की तीसरी शक्ति, तो एक बार फिर से वोट देना होगा। हाँ, तीसरी शक्ति दुनिया तो जान ही रही है ना। दुनिया के ग्लोबल इंडेक्स में कहाँ है भारत? आप देख लीजिए, हैप्पीनेस इंडेक्स में कहाँ है भारत, मीडिया के इंडेक्स में कहाँ है भारत, डेमोक्रेटिक इंडेक्स में कहाँ है भारत। ये तो दुनिया जान रही है ना। गलछोटी करने से थोड़ी कुछ होता है, बख्तोताई करने से थोड़ी कुछ देश तरक्की करता है अमन चैन से, देश तरक्की करता शांति से, वो कुछ तो है नहीं। ईवीएम को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं, तो क्या मोदी जी, अमित शाह जी ईवीएम को लेकर, ईवीएम की वजह से कॉन्फिडेंट भी लगते हैं इतना? नहीं, वो ईवीएम से ज़्यादा इनका नफरती एजेंडा वाला कॉन्फिडेंस है। वो देखो क्या है ना कि वो ईवीएम में आप किसी को पोलराइज नहीं कर सकते वोट देने के लिए। ईवीएम में आप कुछ कर सकते, लेकिन वोट देने जाने के लिए आदमी को दिमाग में जहर डालना पड़ता है ना, तो वो उसके लिए। ईवीएम सही काम कर रही है, क्या लगता है आपको? अब ईवीएम देखिए, मैं तो कोई बहुत टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट हूँ नहीं, तो ईवीएम के बारे में मैं ज़्यादा इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आरोप है। हाँ। आरोप है तो इसको लेकर के भाई संसद में भी बहस होनी चाहिए। हाँ। कि अगर भारत के जनमानस को, सिटीजन्स को ये लगता है कि ईवीएम के जरिए टेम्परिंग हो रही है और उसके ज़रिए जो है वोट के मतगणना के आंकड़ों को टेम्पर किया जा सकता है, मतलब अगर एक छोटे से ग्रुप समूह में भी अगर ये शंका है, इस शंका के लिए समाधान होना चाहिए। आपने कहा कि नफरत से वोट का पोलराइजेशन किया जा रहा है, क्या नफरत जिस तरह से देश में फैली है, इससे कुछ फायदा मिलेगा क्या मोदी जी को? भैया, नफरत बोई जाती फायदे के लिए। मैं कह रहा हूँ कि कोई प्रेम की खेती तो नहीं करता है। हाँ, कोई प्रेम बोने से क्या होता है, भाईचारा बढ़ता है। भाईचारा बढ़ता है तो देश की तरक्की होती है और उससे लोग अमन चैन से रहते हैं। तो तीसरी चीज़ क्या होती है, जब भाईचारा होगा तो एक भाई दूसरे भाई के दुख दर्द में शामिल होगा, दुख दर्द में शामिल होगा तो जो दुख का कारण होगा उसकी भी चर्चा होगी। तो ये भी पकड़ में आएगा कि सरकार मौजूदा नफरत का दौर चल रहा है, इसमें जिस तरह से नूह का मामला चाहे लिया जाए, जहाँ पर जाट और दूसरे समाज के लोग एकजुट होकर के साथ दे रहे हैं मुसलमानों का, महापंचायतें कर रहे हैं, तो क्या विफल हो रहा है क्या बीजेपी अपने? देखिए, जाट तो समुदाय तो पूरी तरीके से अवेयर हो चुका है। 16 में उसके साथ क्या हुआ सब जानते हैं। किसान आंदोलन में क्या बोला गया, किसानों को खालिस्तानी, आतंकवादी, तो सब जानता कौन थे। तब तुमको जो है जाट नहीं नज़र आए थे। जब 16 में लाठियाँ चटका रहे थे तब नहीं समझ आया। सिंगू बॉर्डर पर लाठियाँ मार रहे थे तब नहीं। इन्हीं के आतंकी जो है पत्थर मार रहे थे किसानों के जत्थे पर, तब समझ में नहीं आ रहा। तब जो जाट नहीं समझ में आ रहा, तब गुजर नहीं याद आ रहा, तब यादव नहीं याद आ, या किसान कमेटियाँ नहीं याद आ रहा। मुसलमान फेंकता है उस पर शोभा। किसान आंदोलन पे कौन फेंक रहा था? किसान आंदोलन पे कौन फेंक रहा था? सिंगू बॉर्डर पे कौन गया था? ये टिकरी बॉर्डर पे कौन गया था मारने रात को? तो ये तो मीडिया के कैमरे में रिकॉर्ड है, सब कुछ तो कैमरे में दर्ज है। अब यही इस सदी की सबसे बड़ी विशेषता है आप लोगों को चलते कि कुछ भी विलीन नहीं हो सकता। पहले का 20 साल 2 साल दशक पहले चीज़ें गायब हो सकती थीं। अब इतने चैनल हैं कि अभी चाह भी करके भी ये फैक्ट को दबा नहीं सकते। इसीलिए ये जो साजिश है इसको पकड़ रहे हैं, अब किसान जातियाँ भी समझ रही हैं, सब समझ रही हैं। मतलब क्यों कटे, सवाल ये है, हम तुम्हारे लिए क्यों कटने जाएं भाई? जाओ तुम जो है कटो, सत्ता तुम भोग रहे हो, शासन में तुम भोग रहे हो, कोई और तो नहीं बैठा हुआ है, तो तुम्हारे लिए दंगा क्यों करने जाए कोई? अब क्यों करने जाए? हमको रोजगार चाहिए, रोजगार के सवाल पे तुम बात करो।